हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाषा कौशल। और जो 4 कौशल हैं आपके पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, उन सभी के कितने प्रकार होते हैं सभी को हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपकी सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो हमारा हिंदी सेक्शन का अगला टॉपिक है भाषा कौशल। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन होता है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल सम्मिलित होता है, क्योंकि इसमें से अगर किसी एक कौशल की भी कमी होगी तो भाषा कौशल का अधिगम हम सही से नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति की संप्रेषण की सक्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है, यानी कि ये कौशल हमने जितनी दक्षता से, जितनी अच्छे से सीखे होंगे, उतने ही अच्छे से हम संप्रेषण कर सकते हैं। भाषा की प्रभावशीलता का संबंध बोधगम्यता से संबंधित होता है। बोधगम्यता का अर्थ हुआ आपका इन 4 कौशलों का ज्ञान। भाषा कौशल की विशेषताएं देखिए, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते चलें। कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, और आप देखेंगे लेखन या रचना क्या होता है तो वो भाषा का कलात्मक पक्ष होता है, लेकिन जो कौशल है वो भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। भाषा कौशल संप्रेषण का साधन तथा मुख्य माध्यम है। भाषा कौशल में मानसिक, शारीरिक अंग, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां क्रियाशील होती हैं। चौथा पॉइंट है भाषा कौशल अर्जित किया जाता है, इसके लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास किया जाता है। पांचवा पॉइंट है भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। प्रत्यक्षीकरण से अर्थ हुआ कि जब तक हम सामने वाले को बोलते, सुनते या लिखते नहीं देख सकते हैं, तब तक हम सिर्फ अकेले ही किसी भाषा का अधिगम नहीं कर सकते हैं। प्रश्न पॉइंट 6 है भाषा कौशल के 2 घटक होते हैं, पाठ्य वस्तु और अभिव्यक्ति। भाव तथा विचारों का संप्रेषण करना उनका प्रमुख कार्य होता है। 7वां पॉइंट है भाषा कौशल के 2 प्रवाह हैं, या इसे हम 2 प्रकार के कौशल में मानते हैं, जिसमें लिखना, पढ़ना और बोलना, सुनना है। मैंने आपको बताया था लिखना और पढ़ना क्या है, उत्पादक कौशल है। बोलना और सुनना क्या है, ग्राह्य कौशल है। यहाँ पर देखिए ये 2 प्रवाह जो है ये अलग अलग दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो लिखना और बोलना किस में आ जाएगा, आपका उत्पादक कौशल में आ जाएगा। पढ़ना और सुनना ग्राह्य कौशल में आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8। भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता है। भाषा कौशल से संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है। भाषा कौशल से शाब्दिक अंतर प्रक्रिया होती है। भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन कौशलों की शुद्धता तथा बोधगम्यता से किया जाता है। पॉइंट संख्या 12 है भाषा कौशल का भाषा विज्ञान तथा व्याकरण ही मुख्य आधार होता है। इसके बाद हम देखिए सभी 4 कौशल को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले है वाचन कौशल यानी स्पीकिंग स्किल्स। वाचन एक कला है, जैसा कि हम जानते हैं कि बोलना भी क्या है, एक कला है। तो बोलना को ही वाचन कहते हैं, तो वाचन एक कला है। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है। क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो टूट या घिस जाते हैं, किंतु वाणी सदा बनी रहती है। भावों एवं विचारों का संप्रेषण या प्रकाशन ही रचना है। देखिए जो भावों और विचारों का संप्रेषण होता है, इसे हम बोलकर करते हैं और लिखकर भी करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। अतः रचना के 2 मुख्य रूप हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मौखिक रचना एवं लिखित रचना। कहा भी गया है वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर, यानी कि अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मंत्र है कि आप अपने कठोर वचनों को त्याग दें। परिहर का मतलब होता है त्याग करना। अपने कठोर वचनों का आप त्याग कर देंगे, सभी से अच्छे से बात करेंगे, तो सभी लोग आपके वश में रहेंगे, यानी आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रचना का अर्थ सिर्फ ये नहीं हुआ कि जो चीज़ें लिखी गई हैं सिर्फ वही रचना हो, क्योंकि कबीरदास जी के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही कहा कि उन्होंने कभी कागज़ नहीं छुआ और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन उनकी जो वाणियाँ थी, साखियाँ थी, उनको उनके शिष्यों ने लिखा, तो एक रचना के रूप में जानी जाती हैं। इस प्रकार से अवधारणा है रचना के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक रचना और लिखित रचना। एक यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक है, इनकी परिभाषा है वाचन के संदर्भ में, इसे देखते हैं। इनका नाम है कैथरीन ओकानर। इनके अनुसार वाचन सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिशील माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। वाचन कौशल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? मधुरता,
प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कार पूर्ण ढंग से उतार चढ़ाव के साथ वाचन होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर का शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण करना, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना, वाचन में सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार उचित हाव भाव का होना तथा समान गति से पढ़ना। अब आइए हम देखते हैं पढ़ने का कौशल या पठन कौशल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग स्किल। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है, जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, क्योंकि भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझना पठन कहा जाता है। लिखने का उद्देश्य होता है कि भाव और विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो लिखी हुई चीज़ को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति को समझना भी पठन है। कि जो लिखा गया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, हम उसको समझ रहे हों तभी पठन होगा। अन्य व्यक्ति जब उसको लिखित भाषा के रूप में पढ़ेगा तब उसके भाव एवं विचारों को समझ लेगा। इस क्रिया को पठन कहते हैं। किस सीमा तक कोई व्यक्ति उसके भाव एवं विचारों को समझता है, यह उसकी एकाग्रता एवं ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। पठन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है मौखिक रूप से पठन या बोलकर पढ़ना। दूसरा है मौन रूप से पठन या मन ही मन पढ़ना। एक आपका हो गया मौखिक पठन और दूसरा हो गया मौन पठन। ये दो प्रकार से किया जाता है, लेकिन मौखिक रूप से भी कई प्रकार के पढ़ने के तरीके होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पठन, सामूहिक पठन, आदर्श पठन और अनुकरण पठन। व्यक्तिगत पठन हुआ कि हम सिर्फ अकेले हैं और पढ़ रहे हैं। सामूहिक पठन हुआ कि हम 2-3 लोगों के साथ में पढ़ रहे हैं। आदर्श पठन हुआ जब शिक्षक आपके सामने कोई कविता पाठ या कहानी पाठ करते हैं तो वो आदर्श पठन कहलाता है, यानी बोल बोल कर सही उच्चारण के साथ पढ़ना। और अनुकरण पठन होता है कि शिक्षक के पढ़ने के बाद जब छात्र भी उसे पढ़ते हैं तो वो आपका अनुकरण पठन कहलाता है। या आपके पढ़ने के बाद कोई दूसरा उसी चीज़ को पढ़े तो वो भी अनुकरण पठन कहलाएगा। पठन के लिए कुछ आवश्यक कारक हैं, क्योंकि इनका होना अति आवश्यक है। इन्हें भी हम देखते हैं। पहला पॉइंट है पठन में दृश्य इंद्रिय सामान्य तथा क्रियाशील होना, क्योंकि इसके बिना हम पढ़ नहीं सकते। लिखित भाषा लिपि का ज्ञान होना, लिखित पाठ्य सामग्री की शब्दावली का बोध एवं शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होना। पठन में तत्परता, एकाग्रता एवं रुचि का होना। अगला पॉइंट है पठन में लिखित अभिव्यक्ति के साथ उसके अर्थ एवं भाव को समझने की क्षमता होना। छठवां है वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान का बोध होना। ये जो है ये भाषा विज्ञान के ही अंग हैं। वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान। यहाँ से हिंदी शिक्षण में हम देखें तो इनका भी अलग एक महत्व है। इनकी जानकारी हमें थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये मैं एक छोटा सा ही वीडियो उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा कि वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान और अर्थ विज्ञान क्या होता है, क्योंकि भाषा शिक्षण अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण तो इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। फिर है आपका विस्तृत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंसिव पठन। ये क्या होता है, तो यह आनंद के लिए पढ़ने और पाठ की समग्र समझ को संदर्भित करता है। यह हमारे सूक्ष्म विवरणों को खोजने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें आनंद के लिए लंबे पाठों को पढ़ना शामिल है, जैसे कि आपका कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, इत्यादि चीज़ें हो गई जिससे आप अपने खुशी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका विस्तृत पठन। यह शिक्षार्थियों को पढ़ने की गति और पढ़ने के प्रवाह को विकसित करने में मदद करता है, जिससे भाषा को तेज़ी से और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो उपन्यास पढ़ना, कहानियों पर चर्चा आदि कक्षा की ये सारी गतिविधियाँ जो होती हैं ये विस्तृत पठन का एक उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका गहन पठन। आप देखें विस्तृत पठन और गहन पठन, जिसे इंग्लिश में इंटेंसिव बोलते हैं, दोनों में अंतर है। समझ और भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए एक छोटे पाठ का गहन विश्लेषण। अंतर यह है कि वहाँ पर हम लंबी लंबी कहानियाँ और उपन्यासों को पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम छोटा ही पाठ पढ़ेंगे, लेकिन उसका विश्लेषण गहनता से करेंगे तो वो गहन पठन हो जाएगा। फिर है साझा पठन। तो शिक्षक और छात्र परस्पर संवादात्मक चर्चाओं और साझा समझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक साथ पढ़ें तो वहाँ पे साझा पठन होता है। अब आइए देख लेते हैं लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल। रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वहाँ पे क्या था, जो कौशल होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे
जो रचना है वो क्या है, कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। वाचन से लेखन कठिन होता है क्योंकि लेखन में हमें वर्तनी का विशेष ध्यान देना होता है, जबकि वाचन में केवल उच्चारण का महत्व होता है। उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व है और लेखन में अक्षरों का सुडौल होना और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। लेखन की कला स्थायी साहित्य का अंग है। लेखन की विषय वस्तु साहित्य का क्षेत्र होता है और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। लेखन में सोचने तथा चिंतन के लिए अधिक समय मिलता है, जबकि हम वाचन या पठन में देखें तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं सीखी हैं हम सिर्फ वही बोलेंगे या वही पढ़ेंगे। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम अपनी चिंतन क्षमता का प्रयोग करते हैं, हमें सोचने के लिए समय मिलता है। जबकि वाचन में केवल भावाभिव्यक्ति का सतत प्रवाह बना रहता है कि हम अपने भावों की किस प्रकार अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्तनी त्रुटि, यहाँ पे आपका ये क आधा रहेगा और त रहेगा। सोचने का समय नहीं रहता है। मानव जीवन में लेखन तथा वाचन दोनों रूपों का महत्व है। लेखन के माध्यम से हम साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, शैली हैं, सबका निर्माण तथा विकास करते हैं, क्योंकि लेखन न हो तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं तो बोलकर हम जितना भी बोल लें अगले वाला सुन लेगा और फिर वो भूल जाएगा। इसलिए लेखन का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि ये साहित्य में स्थायीपन लाता है। स्थायीपन होता है मतलब जो चीज़ें आपने लिख दी वो लंबे समय तक चलेंगी। जैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आज से न जाने कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी, लेकिन फिर भी उनका स्थायीपन है, हम आज भी उसे पढ़ पाते हैं। लेखन से अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, कथाएं, आत्मकथा, संवाद, संस्मरण, जीवनी, कविता, गद्य गीत, काव्य आदि। छात्रों को शिक्षण द्वारा इन विधाओं एवं रूपों से अवगत कराया जाता है। वाचन में भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, जो लेखन द्वारा संभव नहीं हो पाती। या हम यूँ कह लें कि लेखन में कलात्मक पक्ष की प्रधानता होती है और वाचन में भावात्मक पक्ष की। आइए देखें लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो लेखन के भी 4 प्रकार हैं। पहला है आपका कथात्मक लेखन। यह एक कहानी बताता है और यह काल्पनिक या गैर काल्पनिक हो सकता है। यानी कहानी जैसे हम कल्पना करके भी कोई कहानी लिख सकते हैं और कोई कहानी जो होती है वो वास्तविक घटना पर भी आधारित हो सकती है, इसलिए काल्पनिक या गैर काल्पनिक हो सकती है। कथात्मक पाठों में आमतौर पर एक शुरुआत, मध्य और अंत होता है। ये आवश्यक है कहानी के लिए, कथात्मक लेखन के लिए, और वे कहानी बनाने के लिए पात्रों, सेटिंग और कथानक का उपयोग करते हैं। सेटिंग क्या होती है, जैसे वहाँ पे जिस भी तरह का वातावरण को प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, तो वो सेटिंग के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। इसकी चर्चा हम पिछली बार पेपर को सॉल्व कराते समय कर चुके हैं, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फिर है आपका वर्णनात्मक लेखन। शब्दों के साथ एक तस्वीर बनाता है। लोगों, स्थानों, चीज़ों या घटनाओं का वर्णन करने के लिए ज्वलंत भाषा का उपयोग करता है। वर्णनात्मक पाठ निबंध और कविता सहित विभिन्न शैलियों में पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वर्णनात्मक लेखन है तो सिर्फ गद्य विधाओं के लिए आएगा, बल्कि वो पद्य के लिए भी विभिन्न शैलियों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखें व्याख्यात्मक लेखन। तो तथ्यों, परिभाषाओं या प्रक्रियाओं को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करके व्याख्या या जानकारी देता है। व्याख्यात्मक पाठ भी कई तरह की शैलियों में पाया जा सकता है, जिसमें समाचार लेख और बच्चों के लिए सूचनात्मक पुस्तकें शामिल हो जाती हैं। सूचनात्मक पुस्तकें में जैसे आपकी जीके जीएस की कोई भी बुक हो गई, या करेंट अफेयर हो गया, या फिर जितनी भी नई नई पुस्तकें आ रही हैं जो सूचना से संबंधित होंगी, वो सारी आपकी व्याख्यात्मक लेखन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखें तर्कपूर्ण, या जिसे हम प्रेरक लेखन भी कहते हैं। तर्कपूर्ण लेखन या प्रेरक लेखन पाठक को किसी विशेष दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। दावों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य तर्क का उपयोग करके तर्कपूर्ण पाठ निबंधों, संपादकीय और भाषणों में पाया जा सकता है। तो ये आपके 4 प्रकार के लेखन थे। अब आइए हम देखते हैं सुनने का कौशल। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लिसनिंग स्किल, वाचन सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को सुनने का कौशल कहा जाता है। इस कौशल का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है, और जब मैंने आपको बोला कि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें आप रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान के साथ साथ ध्वनि विज्ञान भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सामान्यतः कानों द्वारा हम जो भी ध्वनियाँ ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति या प्रत्यक्षीकरण को श्रवण करते हैं।
मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना ही क्या है, श्रवण कौशल है। भाषा के संदर्भ में अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इनको आप नोट कर लें कि अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति क्या है, सुनने के लिए आवश्यक तत्व हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर यथा भाव एवं विचार समझते और ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। यह बात दूसरी है कि हर यथा भाव एवं विचार किस सीमा तक समझते और ग्रहण करते हैं। सुनने के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रशंसात्मक, जिसे हम सराहनापूर्वक सुनना कहते हैं। दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा व्यापक और चौथा है आलोचनात्मक। पहले हम देख लेते हैं पहला, सराहनापूर्वक सुनना। जब आप प्रशंसा के लिए सुनते हैं तो आप आनंद के लिए सुन रहे होते हैं। आप जो संगीत सुनते हैं उसके बारे में सोचें। आप आम तौर पर संगीत इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको उसका आनंद आता है। जब कोई बोल रहा हो तो प्रशंसापूर्ण सुनने के लिए भी यही कहा जा सकता है। प्रशंसापूर्ण सुनने के कुछ सामान्य प्रकार पूजा स्थलों से दिए जाने वाले उपदेशों में, उन लोगों के प्रेरक भाषण में पाए जा सकते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं या जिन्हें हम बहुत सम्मान देते हैं। और यहाँ तक कि किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से भी जो हमें हंसाता है, वहाँ भी क्या हो जाएगा, तो सराहनापूर्वक सुनना या प्रशंसापूर्वक सुनना हो जाएगा। अगला है आपका सहानुभूतिपूर्ण सुनना। जब आप सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं तो आप ऐसा आपसे चिंता दिखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार की सुनवाई के दौरान आप वक्ता की स्थिति को समझकर उसके साथ पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप दूसरे व्यक्ति के जूते में कदम रखते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें कि वह किस बारे में बात कर रहा है। आमतौर पर इस प्रकार की सुनवाई के दौरान आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना चाहते हैं या वक्ता जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनना चाहते हैं। इस समय के दौरान आपका लक्ष्य वक्ता पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि खुद पर। आप वक्ता के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका सहानुभूतिपूर्ण सुनना। अगला है व्यापक श्रवण। यदि आप समाचार देख रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं या किसी से निर्देश प्राप्त कर रहे हैं तो आप समझने के लिए सुन रहे हैं या भेजे जा रहे संदेशों को समझने के लिए सुन रहे हैं। यह प्रक्रिया सक्रिय है। कक्षा में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, संभवतः वक्ता के मुख्य विचारों के नोट्स लेते हुए। ये छात्रों के संदर्भ में कहा गया है। भाषण की संरचना की पहचान करना और सबूत के रूप में उसके द्वारा दिए गए समर्थन का मूल्यांकन करना, यह सुनने के सबसे कठिन प्रकारों में से एक है, क्योंकि इसके लिए आपको न केवल ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है बल्कि प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की भी आवश्यकता होती है। तो कहाँ पे जो श्रोता होता है वो वक्ता की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो ये आपका हो जाएगा व्यापक श्रवण के अंतर्गत। जितना अधिक आप समझने के लिए सुनने का अभ्यास करेंगे, आप उतने ही मजबूत श्रोता बनेंगे। अगला है, ये आपका सुनने का चौथा प्रकार है और अंतिम भी है, आलोचनात्मक श्रवण। क्या आपको कभी कोई महंगी वस्तु खरीदनी पड़ी है, जैसे कि कोई नया उपकरण, कार, सेलफोन या आईपैड? आपने शायद पहले से कुछ शोध किया हो और जब आप ब्रांड की तुलना करने गए तो विक्रेता की बात आपने ध्यान से सुनी हो, या शायद आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको कुछ मेडिकल टेस्ट के बारे में बता रहा हो जो उसने हाल ही में करवाए हैं। तब आप ध्यान से सुनते हैं ताकि आप अपने दोस्त को उसके परिणामों और निष्कर्षों के संभावित परिणामों को समझने में मदद कर सकें। ये दोनों परिदृश्य जो हो जाएंगे वो आपके आलोचनात्मक सुनने के उदाहरण हैं। आलोचनात्मक सुनना मतलब संदेश की सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए सुनना है कि जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं उसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा उससे भी ज़्यादा अच्छा है। एक आलोचनात्मक श्रोता के रूप में आप संदेश के सभी हिस्सों को सुन रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और जो भी आपने सुना है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। आलोचनात्मक सुनने में संलग्न होने पर आप आलोचनात्मक रूप से सोच भी रहे होते हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उसके आधार पर मानसिक निर्णय ले रहे होते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक आलोचनात्मक श्रोता के रूप में आपका लक्ष्य भेजे जा रहे संदेश का मूल्यांकन करना और ये खुद तय करना है कि जानकारी वैध है या नहीं। तो ये सारी बातें आपके आलोचनात्मक श्रवण के अंतर्गत आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे भाषा कौशल के 4 प्रकार और उन चारों के भी कौन कौन से प्रकार होते हैं इसका आपने विस्तार से अध्ययन किया। जो मेन पॉइंट्स होंगे उन्हें आप नोट करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।